Hi. Do you feel these days you are moody, more irritable, lethargic, and tired? And while you wonder, you take good care of your diet, sleep, exercise, still these symptoms are not going? There are certain more reasons which are less known or less being taken care of, which are the real culprit behind this problem. Hi, my name is Dr. Jayati Mishra, and welcome to my channel. हम सब में अब अवेयरनेस बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है. एवरीबडी इज़ वेरी मच cautious about what they eat, how much they eat, everything is planned. Now nutritional awareness is a lot among each and everyone. बट हमारा वर्किंग पैटर्न कुछ इस तरीके का है, लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि बॉडी अभी भी डिमांड करती है होम्योस्टेसिस, पर उसे नहीं मिलता. बॉडी कंटिन्यूअसली इस कोशिश में लगी रहती है कि कैसे बॉडी को बैलेंस किया जा सके. बॉडी में जब वाटर की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, देन इट गिव्स यू द सिग्नल ऑफ हैविंग सम वाटर. You feel thirsty and you have the water and body is in balanced condition. When body has less energy, it gives you a signal of hunger. You have something and body is in balance. Then body feels tired. You go to the sleep. You have a nice sleep and in the morning you are very much, energetic. लेकिन अब स्लीप पैटर्न भी लोगों का चेंज होता जा रहा है. बॉडी में डाइटरी पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है. यानी जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है. What are the reasons? The first and foremost important reason, which is quite ignored, is EMF radiation. Yes, we are surrounded by a lot of instruments which run on Wi-Fi. हमारा लैपटॉप, मोबाइल, Alexa, Google और आजकल लाइट्स भी वाईफाई पे चलती हैं. जितनी ज़्यादा वाईफाई इंस्ट्रूमेंट्स हमारे आसपास आते जा रहे हैं उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या उनका रेडिएशन हमारे आसपास है. While body has its own electromagnetic field, अर्थ का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, प्लांट्स का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, पर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स और जो गैजेट्स हैं उनका भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है. एंड दे इंटरफियर विद द बॉडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में बॉडी बहुत ज़्यादा रहती है, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ आयनिक इम्बैलेंस एट द सेलुलर लेवल. वो आयनिक इम्बैलेंस के कारण बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है. वही ऑक्सीजन जो बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है फॉर आवर सर्वाइवल, वही ऑक्सीजन कुछ ऐसे हजारस बाय प्रोडक्ट्स बनाने लग जाता है. दीज बाय प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या फिर फ्री रेडिकल्स. बट हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है. एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम हमारा कंटिन्यूसली काम करता रहता है इन फ्री रेडिकल्स को दूर करने के लिए, हटाने के लिए. But it happens naturally and normally. What if we give more and more exposure to it? जितना ज़्यादा हमारा ये रेडिएशन बढ़ता है उतना ज़्यादा सेलुलर लेवल्स पे डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, इवन अप टू DNA, दे गेट डैमेज्ड. इतना डैमेज होने पर, इतना स्ट्रेस होने पर बॉडी में सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं. लाइक लेथार्जी है, बॉडी उसको फाइट करने की कंटिन्यूसली कोशिश करती रहती है, पर एट द पर्टिकुलर मोमेंट जहाँ पे उसका ये फाइट बढ़ जाता है और बॉडी में सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं. फ्री रेडिकल्स को हम थोड़ा सा और समझते हैं. कोई सा भी जो इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉडी में है या कहीं पर भी है, वो अपने आप को सैचुरेट करना चाहता है या बैलेंस करना चाहता है. उसके दो तरीके हो सकते हैं. या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और मॉलिक्यूल को दे दे, और या फिर किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को न्यूट्रलाइज कर ले. जब ये देने की कोशिश करता है तो उस रिडक्टेंट की तरह काम करता है, और जब ये लेता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल से, सो ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो कि ज़्यादातर हमारी बॉडी में होता है. इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम देते हैं एंटीऑक्सीडेंट. ये फ्री रेडिकल्स या तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण आ सकते हैं, या फिर कोई एक्सपोजर हो रहा है, आपको रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है, या केमिकल्स का एक्सपोजर हो रहा है, स्मोकिंग के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, इंडस्ट्री वेस्ट के जो एक्सपोजर है उसके कारण, किसी चीज़ के कारण भी ये फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं. हमें ये समझ में आ गया कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं या फिर बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं. लेकिन मोस्टली ये होता है क्योंकि फ्री रेडिकल्स एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है. यानी कि एक बार ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर वो दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है.
अगर आपको ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज आप किसी मंदिर में गए और मंदिर में आपने दर्शन करके जब आप बाहर निकले तो आपने पाया कि आपकी एक चप्पल तो है और दूसरी चप्पल गायब है। आपको ये लगा कि मे बी आपकी चप्पल इधर उधर हो गई होगी, यानी वो है लेकिन आपको भी मिल नहीं रही है। घर जाने की जल्दी में आपने अपनी एक चप्पल पहनी और एक चप्पल आपने मिलती जुलती किसी और की पहन ली। आपने ये सोचा कि कल सुबह आके देखेंगे, आपकी एक चप्पल शायद मिल जाए अलग से पड़ी हुई और आप उसे ले लें, और दूसरी जो चप्पल थी आप वहाँ छोड़ जाएंगे। आपका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन आपकी जो प्रोसेस थी अब उसके कारण एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आपने जिसकी एक चप्पल ली उसने भी यही सोचा कि शायद मेरी चप्पल यहाँ वहाँ हो गई होगी, तो उसने भी एक चप्पल अपनी पहनी और एक किसी और की पहन ली, और ऐसे ही तीसरे ने भी किया और चौथे ने भी किया। शायद आपकी दोनों चप्पलें नहीं होती तो आप सोचते कि कोई ले गया, चोरी हो गई और आप नंगे पैर आ जाते, लेकिन इस उम्मीद में कि शायद आपको वो कल मिल जाए आपने सोचा कि किसी और की पहन जाते हैं और अगले दिन आके ढूंढ लेंगे। लेकिन इस वजह से एक चेन रिएक्शन चालू हो गया और सबने वही काम किया, यानी एक प्रॉब्लम ने कई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। सेम इसी तरीके से फ्री रेडिकल काम करते हैं, या तो वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएं और या तो फिर वो न्यूट्रलाइज रहें ताकि वो दूसरों को डिस्टर्ब, दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरे सेल बॉडीज को डिस्टर्ब ना करें। These symptoms show that body is not in homeostasis. Body is fighting for some good balancing situation. इस equilibrium को maintain करने के लिए there are certain things we can do. First and foremost is absolutely हमको इन सारी चीज़ों से, जो भी हमारे पास वाईफाई इंस्ट्रूमेंट्स है, उनसे कुछ समय के लिए हमको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, यानी उनसे आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें। जब भी आप इस पर काम करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ ओके, लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम सोते समय भी मोबाइल साइड में रखते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड हैबिट। मोबाइल उस कमरे में ही नहीं होना चाहिए इफ़ पॉसिबल। सारे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिनका समय हो गया, काम ख़त्म हो गया, उन सबको बंद करके रखना चाहिए। दूसरा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को सही करने के लिए कर सकते हैं कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहें। यानी कभी आपने देखा होगा कि जब हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं, खुली हवा में बैठते हैं, तो बॉडी अपने आप ही रिचार्ज फील करती है। हाउ डज इट डू? वहाँ पे भी अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, बट दैट इज इन सिंक विद आवर बॉडी, सो बॉडी फील्स एब्सोल्युटली रेजुवेनेटेड। किसी पेड़ के नीचे बैठने से, स्पेशली जमीन पे बैठने से, अपने आप में ही रिजुवेनेशन फील होता है। इसकी ही एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में 3 पिन होती हैं। एक जो होता है वो करंट फ्लो को अर्थ से जोड़ता है, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं। यानी जो भी आपका एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो होता है वो उस अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, और इलेक्ट्रिकल डैमेज होने से चीज़ें बच जाती हैं, आपके अप्लायंसेज बच जाते हैं। सेम इसी तरीके से अर्थिंग बॉडी में भी काम करता है। अगर आपका चप्पल वाला एग्जाम्पल लूँ तो आप ऐसे समझें कि अगर आपकी एक चप्पल आपको नहीं मिलती, उसे भी हम किसी तरह से कहीं छुपा देते या मिट्टी के नीचे दबा देते या फिर वो कहीं और होती, आपको दोनों ही नहीं मिलती, तो ये चेन रिएक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होता। यानी कि अर्थिंग से जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो न्यूट्रलाइज हो गया और बाकी जो चेन रिएक्शन था वो होने से बच गया। इन सेम वे बॉडी में भी अर्थिंग काम करती है, यानी एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स, उसको जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं। दे वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट। इसके लिए बहुत सारी थेरेपीज हैं। द सिंपल वे इज वॉकिंग बेयर फुट, यानी आप सिंपल जमीन पे, ग्रास पे, सॉइल पे आप नंगे पैर चल सकते हैं। 10 से 15 मिनट रोज अगर आप इस तरीके से नंगे पैर चलें तो जो भी आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं, बहुत क्वांटिटी में पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएं और आपकी बॉडी को सेलुलर डैमेज से बचा लें। यानी जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें लेते हैं खाने पीने में या इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, आप इसी तरीके से अर्थिंग को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। एंड इट वर्क्स वंडरफुली इन मैनी केसेस, स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, यानी जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं किसी वजह से, वो इन डिजीजेस को ठीक करने में अर्थिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्विमिंग करें या पानी में थोड़ी देर लेटें, थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करें। 15-20 मिनट, आधा घंटा ऐसा करने से भी आपको अर्थिंग के ही सारे बेनिफिट्स मिलते हैं।
ग्राउंडिंग के लिए बहुत सारे मैट्स भी आते हैं, ब्लैंकेट्स आते हैं, मैट्रेसेस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल इक्विपमेंट्स के फॉर्म में भी आने लगे हैं जो कि ग्राउंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड यू विल फील कि आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या आपकी बॉडी में थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ आ रही है। दूसरा, डाइट पैटर्न्स पे सबका ही ध्यान रहता है, लेकिन स्टिल आर वी टेकिंग गुड केयर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वी रिक्वायर। जितने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमको चाहिए, मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, all these metals, vitamins A, B, C, D, E, K, everything should be there in your diet. So अपने डाइट पैटर्न्स का प्रॉपर ख्याल रखिए। डाइट्स की जो हमारी ड्यूरेशन है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दो डाइट का जो 2 मील का ड्यूरेशन है वो ना तो बहुत पास होना चाहिए ना बहुत दूर होना चाहिए। मेक अ प्रॉपर ड्यूरेशन, मॉर्निंग एंड इवनिंग मील, जो कि 8 बजे के पहले आपका इवनिंग मील ख़त्म हो जाए, ताकि आपकी बॉडी रात में बॉडी के डाइजेशन, खाने के डाइजेशन में अपना टाइम ना लगाए बल्कि हीलिंग में टाइम लगाए। जो भी लोग ऑफिस से आते हैं उन्हें लगता है कि घर में बैठ के आराम से खाएंगे, और उसके बाद लेट नाइट खाना, लेट नाइट बिंज वॉचिंग सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसके कारण बॉडी जो कि अपने आप को हील करती है, एंड द हीलिंग टाइम इज़ बिटवीन 11 PM to 4 AM। इस हीलिंग टाइम में बॉडी को ना ही डाइजेशन का काम देना है और ना ही इसको जगा कर रखना है। अगर आप ये करेंगे तो बॉडी वुड बी नेचुरली हील्ड प्रॉपरली। तीसरा, अगर कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम आप में बहुत ज़्यादा है या बहुत दिनों से है, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ चेकअप। हो सकता है कोई अंडरलाइन डिजीज़ हो, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड की प्रॉब्लम, या फिर कोई और फाइब्रोमाइल्जिया, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। सो गेट इट ट्रीटेड। इस चीज़ों को ड्रैग नहीं करना चाहिए। वाटर के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन आपका बहुत ज़रूरी है, पर हाइड्रेशन के कारण आप ओवर हाइड्रेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। बट समटाइम्स वी टेंड टू अवॉइड, हमें पानी पीने की इच्छा होती है, पर हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारी प्यास चली जाती है। पर एक्चुअली कैफ़ीन वर्क्स एज अ डायूरेटिक, यानी आप जितना कैफ़ीन लेंगे थोड़ी देर बाद वो कैफ़ीन एक्स्ट्रा पानी आपकी बॉडी से निकाल देता है, सो दैट विल क्रिएट डिहाइड्रेशन। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी प्यास लगती है यू हैव टू हैव क्लियर वाटर, प्रॉपर पानी लें या डिटॉक्स वाटर लें, जो भी लें इट शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड हेल्दी वाटर। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे सो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी चली जाएगी। एंड मेक इट अ हैबिट। एक्सरसाइज करना है तो ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है, या फिर कई बार हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह से शाम तक यूं ही पड़े रहते हैं और ऐसा लगता है वी आर फीलिंग टायर्ड, कुछ नहीं किया बट स्टिल वी आर फीलिंग टायर्ड। दैट्स अ स्टेट ऑफ इनर्शिया। अगर आप उस स्टेट में भी ज़्यादा रहेंगे सो बॉडी विल फील टायर्ड। कोई भी चीज़ जो बॉडी को इम्बैलेंस करती है दैट विल मेक इट फील lethargic. So take care of all these tips and you will definitely overcome this problem. Thank you. Thanks for watching.